नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ भोपाल से वरिष्ठ संपादक डॉक्टर राकेश पाठक जुड़े हैं। राकेश जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। धन्यवाद सर। आप विदेश यात्रा से अभी अभी लौटे हैं और हमने चाहा कि आपके कल के ट्वीट पर आप हमारे साथ जुड़े। कल आपने जो ट्वीट किया था, अब सिंध की बारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीओके और बलूचिस्तान के बाद सिंध के भारत में मिलने की बात कर रहे हैं। साहेब के बाद मनोरंजन का जिम्मा आजकल सिंह साहब ने संभाल रखा है। कोई कमी हो तो बताइएगा साहब। आपको हम सैल्यूट करते हैं। आप डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि आपने पीएचडी डिफेंस स्टडीज में की है। इसलिए मैं आपको डिफेंस की जब जब बात आती है तो मैं आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमें आशा थी कि पीओके को भारत से मिलाया जाएगा, मगर जिस प्रकार से ट्रंप भाई के कहने पर उनके ट्वीट के बाद में यानी हमारे यहां संघर्ष विराम हो गया और अब तक मेरे ख्याल से 62 बार ट्रंप साहब कह चुके हैं कि मेरी धमकी के बाद में संघर्ष विराम हुआ। मेरे ख्याल से उसका उत्तर आज तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है। उनके वो प्रवक्ता वगैरह कुछ भी बोले, मगर मोदी मौन है। तो कभी कभी मौनी बाबा डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते थे। मेरे ख्याल से आजकल वो मौनी बाबा हो गए हैं और राजनाथ सिंह मनोरंजन हमें पिरस रहे हैं। तो आज आप हमें बताएं कि ये खेल क्या हो रहा है, राकेश जी। जी, बहुत धन्यवाद सर। असल में ये खेल ही है। सड़कों पर मदारी जैसे खेल दिखाते हैं ना, तमाशे दिखाते हैं। हमारी राष्ट्रीय राजनीति में इसी तरह के खेल तमाशे होते हैं। राजनाथ सिंह से उम्मीद नहीं थी लोगों को। लगता था कि वे पढ़े लिखे हैं, गंभीर है, परिपक्व राजनेता हैं, वे इस तरह के बयान नहीं देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने ट्वीट में लिखा था कि अब मनोरंजन का जिम्मा अकेले मोदी जी कब तक ढोएंगे, इसलिए इस देश को मनोरंजन परोसने का काम राजनाथ सिंह ने भी संभाला। वरना देश का रक्षा मंत्री इस तरह का अपरिपक्व बयान नहीं दे सकता कि सीमाएं तो बदलती रहती हैं, क्या पता किसी दिन सिंध भी भारत में मिल जाए। इसके पहले वे पीओके को मिलाने की बात कर सकते हैं। सर, आपको एक घटना और याद दिला देता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में एक जगह आम सभा को संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, 6 महीने के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर भारत में होगा। मेरा चूंकि गणित कमजोर है, मुझे सचमुच में गिनती भी नहीं आती उतनी, मैं नहीं जानता कि लोकसभा चुनाव संपन्न हुए 6 महीने हुए हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन महाराष्ट्र के लोग जहां भाषण दे रहे थे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वे, उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग एक दफा गिनकर बता दें कि 6 महीने कब पूरे हों, क्योंकि प्रधानमंत्री तो तीसरी बार बन गए नरेंद्र मोदी। 6 महीने हो गए, अभी तक पीओके भारत में विलीन नहीं हुआ। और तुर्रा ये कि अब तो पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दिया हमारी सरकार। सर, सीज फायर के बाद से यहां तक कि दिल्ली हमले में 50 घंटे तक भारत सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, नरेंद्र मोदी की सरकार उसे आतंकवादी घटना तक नहीं कह पाई। फिर कैबिनेट की बैठक हुई, प्रधानमंत्री बैठे, तब उसे आतंकवादी घटना कहा, लेकिन उस प्रेस नोट में भी, कैबिनेट के बयान में पाकिस्तान शब्द नहीं है। अब आते हैं राजनाथ सिंह के बयान पर। क्या पता सिंध किसी दिन भारत में हो जाए। पहली बात तो यह है कि जो ऐतिहासिक सच है उसे हमें स्वीकारना चाहिए। देखिए सर, अब 70-80 साल हो गए लड़ते लड़ते, पाकिस्तान का राग अलापते अलापते। कब तक इस ऐतिहासिक और भौगोलिक सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे
कि भारत का विभाजन हो चुका है, पाकिस्तान एक अलग देश है। कब तक आप पाकिस्तान को मिटाने की कस्में खाते रहेंगे? कब तक वहां के किसी भी राज्य को अपने राज्य में मिलाने की बात करते रहेंगे? पाक अधिकृत कश्मीर की बात तो जायज है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि विभाजन के समय जो कुछ हुआ, कबायली हमले के बाद पीओके का कब्जा हो गया आधे में, उतना तक स्वीकार हो सकता है। अब आप बलूचिस्तान को लेने की बात करें, अब सिंध को लेने की बात करें, ये अव्यावहारिक नजरिया है। हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा याद दिला दें कि भारत विभाजन में जो लाइन डली थी, जिसको सीमा रेखा कहते हैं, उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। 17 जी अगस्त 1947 को वो लकीर खींच दी गई। वो लकीर अंतिम सत्य है भारत और पाकिस्तान के विभाजन का। अब सवाल ये है कि जिस सिंध की वे बात कर रहे हैं, उस सिंध में क्या कोई ऐसा आंदोलन चल रहा है कि वो भारत से मिलना चाहते हैं? कम से कम मेरी जानकारी में नहीं। बलूचिस्तान का हम मान सकते हैं कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई वहां चल रही है, वो भी भारत में मिलने की बात नहीं करते। सही बात। जो वहां पर बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो अपनी आजादी की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान से मुक्त होकर हम भारत में मिल जाएंगे। सिंध में तो ऐसा कोई आंदोलन भी नहीं चलता दिखा। हमारे देश की सीमा पाकिस्तान से जहां जहां जुड़ती है, उसमें से सिंध भी एक प्रांत। गुजरात और राजस्थान से सिंध की सीमा जुड़ती है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। आप तो उसके और करीब बैठे हैं गुजरात में। जी क्या आपको कोई आवाज सुनाई दी सिंध भारत में मिलना चाहता है? वहां नहीं, कोई ऐसा प्रदर्शन? अब तो जीएस सिंध की आवाज भी नहीं, जीएम सैयद भी, उनका भी देहांत हो गया। अब हाँ, तो कुछ वो जो नहीं रहा। अब तो कुछ भी नहीं रहा। दूसरे जो जिन सिंधी भाइयों के सामने वे ये सब कह रहे थे, उन्हें भी यहाँ बसे हुए इतने साल हो गए। वे भी अब ये कल्पना नहीं कर रहे हैं कि सिंध वहां आजाद हो जाए और वे उस देश में जाकर चले जाएंगे, या सिंध भारत में मिल जाए तो वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात छोड़कर उस वाले सिंध प्रांत में चले जाए। ये भी नहीं होने जा रहा है सर। और यूं तो हमारी पाकिस्तान से सीमा जहां जहां मिलती है, 5 राज्य हैं: पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान। तो इन सीमावर्ती राज्यों से पाकिस्तान के जो सूबे जुड़े हुए हैं, आप फिर उन सबको ले लीजिए। और जब लेने का मौका आया था, तो दुनिया के दरोगा के एक ट्वीट से आपने लड़ाई रोक दी थी। किसने रोका था सर उन 4 दिनों में? भोंपू मीडिया, गोदी मीडिया के दावे कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, कराची तबाह हो गया है, लाहौर में तिरंगा फहरा रहा है। तो इस बीच में सिंध और बलूचिस्तान और पीए को क्यों छोड़ दिया? सीधे इस्लामाबाद पहुंच गए। इन पर भी तिरंगा फहरा देते। और करेंगे क्या इतने लोगों का? अभी जितने मुसलमान है उतने आपको बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान आएगा तो बांग्लादेश भी तो बीच में है, उसको भी तो लेना पड़ेगा आपको। क्या और कीजिएगा और इतने मुसलमानों? और साहब, वो हिंदू राष्ट्र का राग आलाप रहे हैं आरएसएस वाले। जी। 20 करोड़ मुसलमान वहां के, 20 करोड़ यहाँ के, 20 करोड़ बांग्लादेश के, 60 करोड़ मुसलमान और 100 करोड़ हिंदू। हिंदू ये बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे सर। हाँ, ये वही तो वही केवल मेरा राग कहना है। आलापना है। राग अला असल में सर क्या है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग इस देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं। उन्हें भेड़ें समझते हैं, बकरियां समझते हैं कि जैसे चाहेंगे वैसे संटी से हाँक ले जाए। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सिंध को मिलाने की बात करने से पहले पीए को तो ले आइए, पीओ के। उसे क्यों छोड़ दिया था इस लड़ाई में अभी 4 दिन? नेहरू पर आप आरोप लगाते हैं कि उनकी गलती से पाक अधिकृत कश्मीर अलग हो गया, नहीं तो इस कश्मीर भारत भारत का हिस्सा होता पीओ के। अब कर लीजिए भाई। करगिल युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों क्यों नहीं कर लिया? और अभी तो नरेंद्र मोदी जैसा विश्व गुरु प्रधानमंत्री, चक्रवर्ती सम्राट, नॉन बायोलॉजिकल, दुनिया का सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के 23 देशों ने जिसको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, जिसकी मर्जी के बिना दुनिया में कुछ नहीं होता। अमित शाह कहते हैं क्या दुनिया में मजाक है। कोई बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी से पूछे बिना नहीं होता। तो भाई सिंध से भी पूछने की भी क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी जी से पूछिए और एक लाइन डाल दीजिए
उस रेखा का नाम था रेड क्लिफ लाइन, इस रेखा का नाम हो जाएगा राजनाथ सिंह लाइन, और सिंध हमारे देश में शामिल हो जाएगा। और साहब, सिंध की बात करें तो एक इतिहास की घटना भी आपके ध्यान में होगी ही जी कि मार्च 1943 में सिंध असेंबली में, यानी वहां पर सरकार किसकी थी? सावरकर की हिंदू महासभा और जिन्ना की मुस्लिम लीग की सरकार थी, बिल्कुल। और पाकिस्तान का प्रस्ताव असेंबली में पारित हुआ था और और उस मिनिस्टरों ने इस्तीफा नहीं दिया था। हिंदू महासभा के मिनिस्टरों ने इस्तीफा नहीं दिया था। सर मैंने ये इस पर अभी राजनाथ एक, को याद होना चाहिए। बिल्कुल आपने बहुत सही विषय छेड़ दिया सर। अभी मोदी जी ने बिहार की जीत के बाद अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन गई है, एमएमसी। तब मैंने एक वीडियो बनाया था मुस्लिम लीग से मोदी जी के वैचारिक पुरखों और उनके दलों का जो रिश्ता रहा है उस पर पूरा मैंने विश्लेषण दस्तावेजी सबूतों के साथ किया था। उसी में से एक बिंदु ये है कि जिस वक्त 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना, अंग्रेजों ने भारतीय और भारतीय लोगों को शासन प्रणाली में अधिकार देना शुरू किए, राज्य विधानमंडलों के चुनाव हुए भारत सरकार अधिनियम में, पूरे देश में ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला। जो विधान परिषद विधानमंडलें थी, सरकारें बनी राज्यों की, प्रोविंसेस की। कांग्रेस के अलावा 3 राज्य ऐसे थे जहां कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, पश्चिम बंगाल, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। वायव्य प्रांत। जी। तो अब मजेदार बात देखिए, बंगाल में हिंदू महासभा शामिल थी, फजलुल जिन्ना हक के की मुस्लिम सरकार, लीग के साथ। फजलुल हक मुख्यमंत्री थे। वही श्यामा पाकिस्तान का प्रसाद, प्रस्ताव रखे थे। उन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा, और उस सरकार में, पश्चिम बंगाल की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के कोटे से गृह मंत्री। भारत छोड़ो आंदोलन के दमन के लिए अंग्रेज गवर्नर को, वाइसराय को चिट्ठी लिख रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन कैसे तोड़ा जाए, ये मशवरा कौन दे रहा था? प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब आते हैं सिंध पर। सिंध की सरकार में भी मुस्लिम लीग की अगुवाई में हिंदू महासभा शामिल थी। उस सरकार में उनके कोटे के मंत्री थे। जिस दिन पृथक देश का प्रस्ताव मुस्लिम लीग की सरकार में रखा सिंध विधानसभा में, उस दिन सर क्या हुआ था? सिर्फ मुंह दिखाई के लिए, औपचारिकता के लिए हिंदू महासभा के मंत्री और विधायक सदन से उठकर बाहर चले गए। इस्तीफा नहीं दिया था किसी ने, सिर्फ ये मुंह दिखाने के लिए कि नहीं, हम इस प्रस्ताव के साथ नहीं है, जबकि वे पूरी तरह साथ थे। और प्रस्ताव पारित होने के बाद फिर सदन में बैठ गए, सरकार में बने रहे। वो आज देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे, वो सिंध को वापस लाने की बात करेंगे। जिस सिंध की असेंबली में बैठकर राजनाथ सिंह के, नरेंद्र मोदी के पुरखों ने पृथक पाकिस्तान देश का पहला प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया था, उस सिंध को वापस लाएंगे। और कैसे लाएंगे? कोई सैन्य कार्रवाई होगी या वहां की जनता दौड़कर इधर आ जाएगी, कहेगी हमें अपने आप में शामिल कर लो? कोई जन आंदोलन चलेगा? तो ये बेहद बचकाने और मूर्खतापूर्ण बयान है। देश के रक्षा मंत्री की जुबानी इस तरह के बयान आना बेहद अपरिपक्व बयानबाजी है, और इसके अंतरराष्ट्रीय दुष्प्रभाव जो होते हैं, पाकिस्तान ने इस पर ऐतराज किया है, दुनिया को बताया है, दिखाया है कि देखिए भारत हमारे अंदरूनी मामले में किस तरह हस्तक्षेप कर रहा है। सर हमारे देश में भी तो इस तरह की इंसर्जेंसी चलती रहती है। कितने ऐसे राज्य हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में, देख लीजिए। जी। पूर्वोत्तर के राज्यों में तो बांग्लादेश पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर्स को कहता है, ये तो बांग्लादेश का हिस्सा है। हाँ, चीन अरुणाचल चिकन नेक, प्रदेश को अपने चिकन नेक से अंदर वाले बात, चाइना अंदर जाके वाले, कहते। चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अभी एक अरुणाचल प्रदेश की लड़की को डिटेन करके 18 घंटे रखा गया शंघाई एयरपोर्ट पर। मेरा वीडियो अभी पब्लिक इंडिया पर देख सकते हैं आप। जी। हमारे पंजाब में भी बीच बीच में अलगाववादी ताकतें सिर उठाती रहती हैं। खालिस्तान का आंदोलन क्या था? पाकिस्तान उसे हवा देता था, इसमें कोई शक नहीं। तो हमारे देश में बैठी हुई सरकार को
दूसरे देश के राज्यों को मिलाने की चिंता के बजाय हमारे अपने देश को ही संभालना समेटना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है। आप देख लीजिए नागालैंड, मिजोरम, कितने कितने साल, दशकों आंदोलन चले हैं। मिजो नेशनल फ्रंट, सहयोग। नागालैंड में इतना बड़ा आंदोलन चला, ललडेंगा, हम्म। कहां कहां नहीं हमारे यहाँ अलगाववादी आंदोलन चले हैं। असम में बोडो आतंकवादियों के सब बोडो आंदोलन के समय, तो उन आंदोलनों को जैसे तैसे समाप्त किया गया। असम अकॉर्ड हुआ, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ पंजाब में। आप काहे के लिए वहां पर अपनी टांग फंसा रहे हैं? जरूरत क्या है? हमारा देश वैसे ही बहुत बड़ा है, हम तो दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश पहले से ही है। पहले और इसे और संभाल साहब लीजिए, इसे संभाल और लीजिए। साहब दूसरी बात, यानी मजेदार बात तो ये है कि हमारे रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि पीओके अपने आप हमारे साथ जुड़ जाएगा, ये भी हमारे कह पास चुके आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। और अमित शाह लोकसभा में कहते हैं, जब पूछा गया पीओके लेके रहेंगे तो वो बोले सीओके का क्या, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्या, वो बोले वो भी लेके रहेंगे। फिर वो तो भी लेके भेजना रहे। पड़ा था अपने विदेश सचिव को बीजिंग। बिल्कुल। अमित शाह ने तो कहा था जान दे देंगे पाक अधिकृत कश्मीर के लिए, जान दे देंगे। राजनाथ सिंह कहते हैं खुद चलकर आ जाएगा। ये सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत गहराई से इन चीजों पर नजर रखी जाती है। भारत की विदेश नीति को इसीलिए पूरी दुनिया में आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है कि इस सरकार में बैठे लोग इतने गैर जिम्मेदार हैं कि जो मुंह उठाए वो बयान दे देते हैं। इनको न तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ है, न ये लोग कूटनीति समझते हैं। मेरा तो ये मानना है, आप अगर ऐसा कुछ करने जा भी रहे हैं, आप तो सिंध बोल को नहीं भी अगर सकते। मिलाने जा रहे हैं, तो पहले से कहने की क्या जरूरत? कीजिए एब्सोल्युटली। किसी दिन सर्जिकल स्ट्राइक। और जब तक आप जमीन पर कोई लड़ाई नहीं करेंगे, दुनिया के किसी देश में ऐसी लड़ाई नहीं होती कि हवाई हमले से किसी देश पर कब्जा किया जा सके। अंततः जमीनी लड़ाई, आपको भूगोल बदलने के लिए जमीन पर चलकर वहां तक जाना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी थल सेना ने सीमा पार नहीं की थी। जी। गोदी मीडिया दिखा रहा था इस्लामाबाद पहुंच गई हमारी सेना। हमारा एक भी टैंक हमारी इस रेड क्लिफ लाइन के बाहर नहीं निकला था। सही बात। तो सही मेरा बात। बहुत विनम्रता से निवेदन है कि राजनाथ सिंह जी, मनोरंजन के लिए नरेंद्र मोदी जी ही हमारे लिए पर्याप्त। आप मेहरबानी करके, देश के रक्षा मंत्री हैं, सेना की चिंता करें। सेना की रसद, उसकी सुविधाएं, उसके आधुनिकीकरण, उसकी भर्ती, और जिस तरह से अग्निवीरों के साथ उनके भविष्य को लेकर खिलवाड़ होने वाला है, वो इस सब की चिंता करें। इस तरह के थोथे बयान देकर अपनी जग हसाई न करवाएं। अरे डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये बात करी। मेरे ख्याल से आपने सही बात फरमाया कि राजनाथ सिंह को ऐसी विश्व हसाई की बातें नहीं करना चाहिए, थोड़े गंभीर होना चाहिए और अपने लश्कर के, आर्मी के सभी यानी तीनों जो पांख है उसकी चिंता करना चाहिए, उनकी सुख सुविधा की चिंता करना चाहिए, क्योंकि उनकी बदौलत हम लोग सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। इनको हमेशा ये ऐसे बयान इसलिए देते हैं कि उनको राजनीतिक लाभ उठाना होता है। मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स दोनों में बहुत अंतर है। आज फिर से एक बार मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। थैंक नमस्कार। यू।